आज हम लोग क्षेत्रमिति के लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको वृत्त से संबंधित मतलब सूत्रों को, परिभाषाओं को पूरे डिटेल में बताया था। लेकिन आज मैं उतने डिटेल में आपको बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि क्षेत्रमिति में जो भी चीज़ें हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उसको अगर डिटेल में बताया जाए तो बहुत समय लगेगा। और फिलहाल रिवीजन के तौर पर 10वीं वर्ग के बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं लगभग फरवरी में, उनके लिए रिवीजन के तौर पर इस मतलब वीडियो को बनाया जा रहा है। और इस वीडियो में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा और मतलब अधिक से अधिक सूत्रों को और मतलब परिभाषाओं को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्षेत्रमिति का अर्थ समझते हैं। क्षेत्रमिति हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि किसी भी शब्द के अर्थ को तभी समझा जा सकता है जब उसके शब्दों को तोड़ा जाए और तोड़ने के बाद उसके अर्थ को सामने लाया जाए। अर्थात क्षेत्रमिति, क्षेत्र आप समझते हैं, क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। एरिया अर्थात मतलब उसकी जो स्थिति है, लंबाई चौड़ाई। सामान्य तौर पे अगर किसी खेत का मतलब प्लॉट हो गया, खेत की स्थिति हो गई, या आप जिस रूम में अभी बैठे हुए हैं इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई, जहां बैठे हुए हैं, इन सभी को क्षेत्र कहा जा सकता है। एक मतलब जमीन के, धरती के खंडों को क्या कहा जाएगा? क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है। यदि आपको इन सभी चीजों को परिभाषा के तौर पे लिखना है तो आप वीडियो को देख करके, वीडियो को रोक करके लिखने का प्रयास करें, क्योंकि मैं अभी मतलब डायरेक्टली बोलूंगा तो आप लिख नहीं सकिएगा। इसलिए आप इसे में सिर्फ देखिए और समझिए और बाद में इसको आप बना भी सकते हैं। ठीक है। तो क्षेत्र अर्थात जो क्षेत्र है, जो धरती का जो खंड है, उसको क्षेत्र कहा जाता है। और मिति मतलब मापना, क्षेत्रों को मापना। क्षेत्रमिति, क्षेत्र प्लस उसकी माप, ये दोनों मिलकर के क्षेत्रमिति बनाती है। अर्थात क्षेत्र, अब क्षेत्र कई प्रकार का हो सकता है। आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है। तो मैं सबसे पहले त्रिभुजाकार क्षेत्र से आपकी स्थिति को शुरुआत करूंगा। तो त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज के दो भेद होंगे। एक जो होगा भुजा के आधार पर, आप लोग उतारते भी चलिए। कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद होंगे। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु। फिर कोण के आधार पर 3 होंगे। समकोण, अधिक कोण और तीसरा न्यून कोण। अब इसको समझा जाए तो भुजा अर्थात जो इसकी भुजाएं होती हैं उसके आधार पर समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, वह समबाहु है। अर्थात एक ऐसा त्रिभुज यहां आप ले सकते हैं जिसमें ए बी सी, ए बी बराबर होगी AC के और वह बराबर होगा BC के। अगर तीनों भुजाएं जिसकी बराबर है, समबाहु जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर है, समद्विबाहु, और जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, विषमबाहु कहलाती है। ठीक है। समकोण, कोण के आधार पर जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह समकोण। अब अधिक कोण की चर्चा की जा रही है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, वो अधिक कोण त्रिभुज होता है।
न्यून कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसके विषय में तो आप लोग पहले से जानते होंगे, आज आपका रिवीजन भी हो गया। अब इन सभी चीजों की अलग अलग विशेषता होती है, जिसमें आपको तो इस स्थिति को आप समझ सकते हैं यहां से और इसको उतार सकते हैं। अब समबाहु त्रिभुज की विशेषता को देखिए। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके सभी कोणों का मान 60-60 डिग्री होता है। ये तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 60-60 डिग्री होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जब भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजाओं से ही कोण बनता है। जाहिर सी बात है, कोण की परिभाषा जब हमने आपको बताया था तो बताया गया था कि जब भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी उन भुजाओं के माध्यम से ही बनता है। तो जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अर्थात इस पॉइंट को आप ऑलवेज याद रखिएगा कि भुजाएं जो क्या होती हैं, भुजाएं या बराबर होती हैं तो इसका कोण क्या होता है, बराबर होगा। अर्थात समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। अर्थात यह जो बी है वह सी के बराबर होता है, ठीक है। और ए जो है शीर्ष कोण है, क्या है, शीर्ष कोण, समझे। तो ऐसी स्थिति में ए शीर्ष कोण हुआ और बी किसके बराबर हुआ, सी के। और इसमें दो भुजाएं बराबर है इसलिए दो कोण बराबर है। अब विषम बाहु में कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर नहीं होती है। तो यह कोई भी भुजा जब किसी भी भुजा के बराबर नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में इसका कोण भी किसी के बराबर नहीं होता है। समकोण में एक कोण जब 90 डिग्री का होता है, यह लंब होता है और यह आधार होता है और यह कर्ण होता है, जिसकी चर्चा कई बार आपको वीडियो में किया जा चुका है। अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे खड़ा लाइन खींचा जाए तो 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन जब ये 90 से ज्यादा होगा तो अधिक कोण होगा। और जब यहाँ पे 90 से यहाँ खड़ा लाइन मतलब खींचा जाएगा तो इससे कम है तो न्यून कोण होगा, ठीक है। अब रही बात इसकी कि इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो मैं इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकालने का तरीका आपको बताता हूं। यहाँ समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं तो इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और यहाँ जो है समद्विबाहु है, जो समद्विबाहु के लिए आपको सूत्र मतलब बताया गया है, और इसको निकालने के लिए आप यस वाले सूत्र से, हीरोन वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं। आप चाहे तो s बराबर a + b + c/2 करके और पर में आप निकाल लीजिए, और √s × s - a × s - b - s - c करके भी निकाल सकते हैं। यह सारी सूत्रें आपको उपहार गणित सूत्र में मिलेंगी और मैंने उसको याद करने के लिए आपको होमवर्क में भी दिया था। यदि आप उसको याद किए होंगे तो आपको बातें अभी मतलब पूरी भली बातें से समझ में आ रही होंगी। और आज भी वर्क में फार्मूला दिया जाएगा और मतलब परिभाषा भी दिया जाएगा। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें और ध्यान से अपनी पढ़ाई करें। आप जो चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है वह जरूर पूरा हो, मतलब पूरा होगा। ABC यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसके मतलब क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको हीरोन वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जिसमें S बराबर होगा a + b + c/2 और परिमाप कहलाता है s, और उसमें √s - a × s - b - s - c का प्रयोग किया जाएगा। समकोण त्रिभुज में आइए, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और फिर अधिक कोण का भी निकालने के लिए आपको हीरोन वाले पे निकालना पड़ेगा और न्यून कोण को भी हीरोन वाले पे निकालना पड़ेगा। अर्थात स्पेशली आपको समकोण त्रिभुज का सूत्र बनता है और समबाहु का बनता है और समद्विबाहु का बनता है। इन तीनों त्रिभुज को छोड़ के अन्य सभी त्रिभुजों को हीरोन के सूत्र द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो बात आप लोग कंफर्म समझ चुके हैं। अब आप जो है मैंने जो बातें बताया है उसकी मतलब परिभाषा को लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 3, अब हम लोग चतुर्भुज के विषय में देखेंगे। चतुर्भुज, जैसा कि इसके नाम से ही आपको ऐसा ज्ञान हो रहा है कि चतुर मतलब 4 और भुज मतलब भुजा, अर्थात 4 मतलब भुजाओं से मिलने वाली स्थिति को चतुर्भुज कहा जाता है। त्रिभुज के विषय में था कि 3 भुजाओं से मिलने वाली स्थिति को त्रिभुज कहा जाता था, जिसमें 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 मतलब लंब वगैरह होते थे। लेकिन यहाँ चतुर्भुज में 4 शीर्ष,
चार कोण सब कुछ 4 4 होता है। तो पहले चतुर्भुज की चर्चा की जाए कि चतुर्भुज मान लीजिए आकृति हो गया, इसमें 4 भुजा है, आप देख रहे हैं ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया, सी डी एक भुजा हो गया और ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, 4 को भुजा आपको प्राप्त हो गया। 4 शीर्ष आपको प्राप्त हो गए, ए पहला शीर्ष, बी दूसरा शीर्ष, सी तीसरा और डी चौथा शीर्ष। इस तरीके से 4 को शीर्ष आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पे इसको कोण ए पढ़ा जा सकता है, यहाँ पे कोण बी पढ़ा जा सकता है, कोण सी पढ़ा जा सकता है और कोण डी। कोण को पढ़ने के लिए हमने इसके पिछले वीडियो में रेखा एवं कोण नामक चैप्टर को जब पढ़ाया था तो उसका वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि कोण को कितने तरीके से पढ़ा जाता है। अर्थात अगर उस चीज में अगर आपको दिक्कत है तो आप जाकर के पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं, तब जाकर के आपको बातें सही से समझ में आएंगी। नहीं तो आप इसको कोण को पढ़ने में चक्कर खा जाइएगा और आपको चतुर्भुज समझ में नहीं आएगा। अर्थात यदि आपको अपने गणित को, अपने क्षेत्रमिति की इस स्थिति को अगर मजबूत बनाए रखना है तो इसके लिए आपको जो क्या है कि शुरू से एकदम पीछे से सब पढ़ना पड़ेगा और मतलब उसको जानना पड़ेगा। यदि आपका पीछे वाला क्लास छूटा हुआ है तो आप उसको मतलब वीडियो को देख करके समझने का प्रयत्न करें, या नहीं तो किताब को पढ़ करके समझने का प्रयत्न करें। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आपको जो है क्या है कि आगे वाली स्थिति, आगे वाला जो है वीडियो समझ में आते रहेगा, आगे वाला चैप्टर समझ में आते रहेगा। यदि आप इसको नहीं देखिएगा, आपको कोण पढ़ने का ढंग नहीं आएगा, कोण के विषय में आप नहीं जानिएगा तो आपको कभी भी क्षेत्रमिति समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए अच्छा है कि आप पहले वाले वीडियो को या पहले वाले चैप्टर को जिस तरीके से भी हो पूरा करें, आप तब इसको समझने का प्रयत्न करें। यहाँ आपको ए बी सी डी एक ऐसा मतलब स्थिति प्राप्त हुआ है जिसमें 4 भुजाएं हैं, 4 कोण है, 4 शीर्ष हैं, तो इसको चतुर्भुज कहा जाएगा। अब चतुर्भुज के जो है प्रकार होते हैं, तो चतुर्भुज जो है सबसे पहले प्रकार में आता है जिसको कहते हैं आयत। आयत एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती है, समान होती है। लंबाई जितनी होगी उसके हिसाब से उसके सामने वाली लंबाई भी उतनी ही होगी, समझ गए। अर्थात ए बी सी और डी, अगर ऐसा कोई आकृति है जिसमें ए बी 5 cm है तो सी डी भी 5 cm होगा, बी सी 4 cm है तो ए डी भी 4 cm होगा। ऐसी स्थिति में आयत कहलाता है। अर्थात वैसी क्षेत्रमितीय आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं अर्थात लंबाई बराबर हो और मतलब चौड़ाई भी क्या हो, बराबर हो, तो आयत कहलाती है। आयत की विशेषता को पहले देख लीजिए। आयत की विशेषता अर्थात आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा इस बात को। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आयत का जो विकर्ण है, विकर्ण का मतलब हुआ कि वह रेखा, वह लाइन जो क्या है कि किसी भी क्षेत्रमितीय आकृति के एक कोने से दूसरे कोने में मिलती हो, विकर्ण कहलाती है। अर्थात ए से सी से लेकर के आप ए तक जो रेखा मिलाते हैं यह इसकी विकर्ण है, डी से लेकर के बी तक जो रेखा मिलाते हैं यह भी इसका विकर्ण है। अर्थात जो आयत का विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है कि मतलब आपस में समद्विभाजित करता है। ऐसी स्थिति में यहां आपने आयत के विषय में देखा कि आयत के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और समकोण पर अंतरित करते हैं। समझे, यहाँ 90 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं, काटते हैं, मतलब एक दूसरे को, और अनुपातिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप वर्ग की बात करते हैं। चतुर्भुज का दूसरा रूप हो सकता है वर्ग, जिसमें सारी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, वर्ग कहलाती है। अब जाहिर सी बात है जब भुजाएं बराबर हैं तो उसके विकर्ण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और जब यह कोण आपस में बराबर है तो भुजाएं ऑटोमेटिक समानांतर हो जाएंगी। ठीक है, इन सभी स्थितियों को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो आपको 9th और 10th में मैथ बनाने में, चाहे वो क्षेत्रमिति का हो चाहे वो जो क्या हो कि मतलब ज्यामिति का हो, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ जो है ये विकर्ण भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटते हैं और समानुपातिक काटते हैं। ठीक है, दूसरा 2 हो गया। तीसरा हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक ऐसी चतुर्भुज की इकाई है जिसमें आमने सामने की भुजाएं जो क्या होती हैं वह बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज लगभग आयत है, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ ए बी सी और डी,
इसके प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री के बराबर नहीं है। बस और सब चीजें एकदम मतलब आयत के तरीके की होती है। और अब जाहिर सी बात है कि जब इसके मतलब विकर्ण 90 डिग्री यहाँ पे कोण जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं है, यहाँ पे जो विकर्ण होगा यह जो है एक दूसरे के बराबर समानुपातिक होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। इसी कोई स्थिति नहीं है कि यह बराबर होगा, ठीक है ना। और इसके यहाँ पे जो कोण यहाँ पे जो कटेंगे, यहाँ पे जो कोण जो कटेगा वह 90 डिग्री का कटेगा, समझ गए। अब आते हैं समानांतर चतुर्भुज के बाद समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बार बार मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि अगर किसी शब्द को समझना है, चाहे वह हिंदी का हो, चाहे वह इंग्लिश का हो या किसी भी सब्जेक्ट का, आप उसको जब तोड़िएगा तो आपको बातें मतलब समझ में आसानी से आ जाएंगी। सम मतलब समान और चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाली, अर्थात जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो वह समचतुर्भुज है, समझ गए। लेकिन वर्ग से समचतुर्भुज बनता है, आय से समांतर बनता था लेकिन वर्ग से समचतुर्भुज बनता है। तो वर्ग में और समचतुर्भुज में अंतर यही है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण कोई निश्चित नहीं होता है कि वह कितने कितने डिग्री का होगा। अर्थात भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज की, लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। इन सभी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा। वीडियो को रोकते हुए लिखिएगा या जैसे मर्जी वैसे लिखिए, लेकिन लिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, या नहीं तो किसी सूत्र के किताब से या अपने बुक से जो है समझ करके इन सभी बातों को लिखिएगा, तब आपको बातें समझ में आएंगी। यहाँ पे यह कोण जो आपस में बराबर नहीं होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण जो होते हैं वे क्या होते हैं, वे आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण भी बराबर नहीं होते, लेकिन इनका जो कोण है यह 90-90 डिग्री का होता है और समानुपातिक होता है। समानुपातिक और अनुपातिक तो आपको हमने पहले बताया है, उसके हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा अब आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब पांचवा नंबर जो है वह है समलंब। समलंब में भी आप देख सकते हैं समान लंबाई वाले चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, जिसमें समान लंब हो। जैसे कि मान लीजिए ऐसी एक हम आकृति लेते हैं जिसकी ऊपर वाली भुजा जो है थोड़ी सी छोटी है, नीचे वाली भुजा थोड़ी बड़ी है लेकिन समानांतर है। तो ऐसी स्थिति में यह जो आकृति बनती है ABCD, और यहाँ जो है लंबाई है। यदि आप उसको पढ़े होंगे तो हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, और नहीं पढ़े होंगे तो आप उसको पढ़िएगा तब आपको यह बातें समझ में आएंगी। इसी के साथ ये चतुर्भुज जो है आयत। अब मैं इसके क्षेत्रफल को बताऊंगा कि आप इसके क्षेत्रफल को, लंबाई को, चौड़ाई को, विकर्ण को कैसे निकालेगा सूत्र के माध्यम से। तो आप ध्यान से देखते रहिए और बातों को सुनते रहिए, आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी। आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो आयत कहलाती है, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अर्थात जब आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना हो और लंबाई और चौड़ाई दी गई हो तो आप सीधे लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब आप देख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहां से आप सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको क्षेत्रफल दिया गया हो और चौड़ाई निकालना हो तो आप लंबाई को इधर ला करके भाग कर सकते हैं, अर्थात चौड़ाई बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। और यदि आपको लंबाई निकालनी हो तो चौड़ाई बराबर मतलब लंबाई निकालनी हो तो इधर चौड़ाई करके भाग कर देगा। अर्थात आप चाहें तो एक सूत्र को याद कर सकते हैं, आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और उससे आप लंबाई भी निकाल सकते हैं और चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब लंबाई दिया हो तो उसके हिसाब से भी आप सूत्र से के माध्यम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और जब चौड़ाई दिया हो तो उसके माध्यम से भी सूत्र के माध्यम से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर लंबाई दिया हो किसी आयत का और उसका क्षेत्रफल अगर लंबाई दिया हो, ठीक है, और उसकी चौड़ाई निकालनी हो और क्षेत्रफल दिया हो तो इसके लिए भी सूत्र आपको मतलब सूत्र की किताब में मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहिए तो इस थ्योरी से भी निकाल सकते हैं, अर्थात इस समीकरण के विधि के तहत भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और फार्मूला को याद करके भी निकाल सकते हैं। मैं इसको अगले वीडियो में इसके ऊपर मैथमेटिक्स को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि आप मतलब आप समझ रहे हैं ना, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब जब लंबाई निकालनी है तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई,
और जब चौड़ाई निकालनी है तो क्षेत्रफल बटा लंबाई करके भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जब क्षेत्रफल दिया हो चौड़ाई मतलब आप कर सकते हैं। इसके अलावा विकर्ण, जब विकर्ण निकालना हो, आयत का विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसको रख करके आप आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं। और यदि आपको विकर्ण दिया गया हो तो उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए भी आपको तरीका होता है। आयत के क्षेत्रफल बराबर, जैसे कि मान लीजिए आप देते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देख लीजिएगा तो बस एक सूत्र याद कीजिएगा और सभी सूत्रों को आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको उस सूत्र को निकालने के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा और ना ही आपको सूत्र रटना पड़ेगा। और रटिएगा तो रटते रह जाइएगा और कभी भी आप क्लियर नहीं कर पाइएगा। रटने से जो है काम पूरा नहीं होता है। आयत का विकर्ण बराबर आपको सूत्र दिया गया होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिया होता है। अब देखिए यदि आपको यहाँ से चौड़ाई निकालना हो, अगर आपको सवाल में दे दिया कि विकर्ण इतना हो तो चौड़ाई निकालें, तो आप इस रूट को जो है इधर कीजिएगा समीकरण के नियमानुसार। तो आपको बताया जा चुका है कि जब रूट जब बराबर के दाहिने तरफ जाता है तो वर्ग में बदल जाता है, अर्थात विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात विकर्ण का स्क्वायर जब बी निकालना हो तो इधर आएगा, अर्थात विकर्ण स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यह क्यों होता है ऐसा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आयत का एक कोण 90 डिग्री का होता है। यदि आप इसको मिटा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह विकर्ण बीडी है, समझ रहे हैं ना, और यह इसकी लंब हो गया और यह इसका आधार हो गया, तो बीडी कर्ण हो गया। जब यह कर्ण हो गया तो कर्ण बराबर सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर बीडी विकर्ण स्क्वायर। यदि आपको कोई बोलता है कि आप मतलब सिद्ध करके दिखाएं कि विकर्ण बराबर इतना क्यों होता है, तो आप इस समकोण त्रिभुज का उपयोग कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप उसको निकाल सकते हैं। जो जितना पढ़ा होगा उतना उसको टकाटक समझ में आता होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा उसको सब वीडियो फेक दिखाई देता होगा। इसलिए पढ़ने वाले लोगों के लिए वीडियो है, नहीं पढ़ने वाले लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ग में भी वही सब तरीका है। वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर की मतलब क्षेत्रफल को निकालने के लिए भुजा स्क्वायर का मतलब प्रयोग किया जाता है, भुजा गुने भुजा। और विकर्ण निकालने के लिए रूट 2 गुने भुजा। जो चीजें हमने आपको आयत में बताई है कि लंबाई को इधर रख करके चौड़ाई निकाल लीजिए, चौड़ाई को इधर रख के लंबाई निकाल लीजिए, उसी तरीके से आप भुजा को उधर रख करके विकर्ण निकाल सकते हैं, विकर्ण को इधर रख के भुजा निकाल सकते हैं। अर्थात आपको एक एक सूत्र मेन बनाना है, मुख्य मतलब बनाना है, और तब उसके माध्यम से आपको जो है क्या है कि अन्य सूत्रों को जो उसके ऊपर आधारित है उसको निकाल लेना है। अर्थात जिस तरीके से आपने आयत के क्षेत्रफल लंबाई की चौड़ाई पर रख करके लंबाई निकाली थी, चौड़ाई निकाली थी, उसी तरीके से आप चाहिए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर रख करके भुजा भी निकाल सकते हैं और विकर्ण भी निकाल सकते हैं। आपको एक सूत्र याद करना है अच्छी तरीके से और उसके बाद अन्य सभी सूत्रों को गणितीय नियम के अनुसार आपको निकाल लेने हैं। नहीं तो यदि आप सभी सूत्रों को रटने का प्रयास कीजिएगा तो रटते रह जाइएगा, आपको कभी भी फल ज्यादा से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। यदि आप रट भी लेते हैं तो 2 से 3 दिन तक रट पाइएगा, 2-3 दिन के बाद आप भूल जाइएगा। लेकिन यदि आप उसको समझ लेते हैं तो आपके पास हमेशा तक रहेगा। इसी के साथ आप समानांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ यह जो कोना है, इस कोना से पहले लंब गिराते हैं और तब इस लंब को निकाल करके तब आधार लेकर के तब इसके क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके अलावा आप विकर्ण वगैरह दिया गया है तो गणितीय तथ्य में बहुत सारी मतलब प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत जो आप इसके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो आपको मैथ में जिस तरीके से आएगा। विकर्ण दिया हो तब भी आप निकाल सकते हैं। विकर्ण के हिसाब से जब 90 डिग्री पे कटेगा तो आप यहाँ BC का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस के हिसाब से, और तब उसके बाद BC का मान निकाल करके भी आप निकाल सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि समानांतर चतुर्भुज लगभग आयत ही होता है और आयत की तरीके से ही लगभग चलता है, सिर्फ 90 डिग्री के कोण उसका नहीं होता है। और आप इन सभी तथ्यों को याद रखते हुए आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो आपको सवाल में दिक्कतें नहीं होंगी। और आप यदि किसी शिक्षक से मतलब संपर्क में होंगे तो आप आसानी से बातों को समझ जाएंगे। एक बार में कोई चीज नहीं होता है, बारंबार उसके लिए प्रयास किया जाता है। एक बार जीत जाने से कोई नेपोलियन और हिटलर नहीं बनता है, बार बार उसके लिए जीतना पड़ता है। अब देखिए समचतुर्भुज की मतलब क्षेत्रफल को निकालने का तरीका होता है 1/2 d1 गुने d2। डी जो है विकर्ण को कहा जाता है, डी का मतलब डायमीटर होता है और डायमीटर का मतलब विकर्ण होता है, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। अर्थात 1/2 गुने d1 गुने d2, अर्थात d1 जो हो गया एक विकर्ण हो गया और d2 जो हो गया वह दूसरा विकर्ण हो गया। अर्थात यहाँ पे जो लंबाई मतलब सब समचतुर्भुज की बराबर होती है 1/2 d1 गुने d2 पे भी आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे त्रिभुज के हिसाब से भी बांट करके इसको
निकाल सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी और जिस तरीके से आप जितना सॉल्व कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा, उतना आप फल पाइएगा। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे BDC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का प्रयोग करके भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप उसमें देखिएगा तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा, सामने आएगा, जब मेरी बातों को याद रखिएगा और मतलब इसको समझे रहिएगा और इसके पॉइंटों को अपने कॉपी में नोट किए रहिएगा, तो आप जरूर आसानी से इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, जिसमें समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है जिसमें 3। अब देखिए, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक आयत और एक समकोण त्रिभुज के मिलने से समलम बनता है। तो आप देख सकते हैं आसानी से एक समकोण त्रिभुज के मतलब क्षेत्रफल को निकालिएगा। देखिए यहाँ पे AB जो है, इसकी जो लंबाई है A, या नीचे जो है इसकी लंबाई के बराबर नहीं होती है, या B अलग होती है, ठीक है। इसलिए जब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी आधार को अलग जोड़ दिया जाएगा और सिस्लम से गुना कर दिया जाएगा, तो आपको यह चीज प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आधार जो एक A है और एक B है, अब दोनों को लंब के हिसाब से जब गुना कीजिएगा तो इसका आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग आते हैं चतुर्भुज के क्षेत्रफल, जो कोई चतुर्भुज नहीं है, विषमबाहु मतलब विषमबाहु चतुर्भुज है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसके क्षेत्रफल को यदि हम लोग को निकालना हो तो ऐसी स्थिति में यह एक विकर्ण यहाँ से होता है और यहाँ से जो है एक विकर्ण मतलब यहाँ से जो इस पे लंब डाला जाता है, तो इसका एक लंब यहाँ होता है और एक लंब यहाँ से डाला गया होता है। तो इसका सूत्र होता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों पर डाले गए लंबों का जोड़ गुना विकर्ण, ठीक है। यहाँ से जो ये लंब यहाँ तक गिरा है, यहाँ से जो मतलब जो लंब यहाँ तक गिरा है, सवाल में आपको इसकी भुजा का मान दिया रहता है, आप इन दोनों को जोड़ करके या तब इसमें से गुना कर देते हैं तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आज का यह वीडियो समाप्त होता है और अगले वीडियो में मैं फिर बेलन, शंकु और गोला वगैरह को लेकर के आपके सामने आऊँगा।